प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छायावाद के नामकरण और छायावाद की परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर भुवाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज पखारा। छायावाद कहते ही एक ऐसे समय का बोध होता है जिस समय के केंद्र में छाया है। इस छाया को समझने के पहले बच्चों सबसे पहले छायावाद के समय को समझते हैं। छायावाद का जो काल है, समय है, जो इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो 1918 से 1936 तक जो काव्य आंदोलन चला हिंदी साहित्य में, उसे छायावाद कहते हैं। कहीं कहीं ये 1920 भी मिलता है, 1920 से 36। पूरी हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल को माना जाता है और आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग छायावाद को माना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसकी आप सबको जानकारी है: पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। अब प्रश्न उठता है, छायावाद की कविता में छाया शब्द कैसे आया? तो सबसे पहले हम इतिहास पर जाते हैं। इतिहास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इतिहास पर जाएंगे। तो जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहां से एक पत्रिका निकलती थी और उस पत्रिका का नाम है श्री शारदा। और श्री शारदा में सन 1920 में मुकुटधर पांडे ने एक लेख माला लिखा। 4 लेख उसमें प्रकाशित हुए और लेख का नाम था हिंदी में छायावाद। पहली बार इस लेख में ही छायावाद शब्द का विवरण मिलता है। मतलब मुकुटधर पांडे द्वारा ही छायावाद शब्द पहली बार प्रयुक्त हुआ, ये तथ्य आप ध्यान में रखिए। और उन्होंने उन 4 निबंधों में, जो सार है उन निबंधों का, आप लोग मिले तो जरूर पढ़िए, उन 4 निबंधों में 5 बातों की ओर ध्यान इंगित कराया कि छायावाद की कविता एक ऐसी कविता है जिसमें वैयक्तिकता है, स्वातंत्र बोध है, रहस्यवादिता है, शैलीगत वैशिष्ट है और अस्पष्टता है। ये 5 चीजें उन्होंने अपने लेखों में बताया। इतिहास में फिर आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो सबसे महान इतिहासकार, सबसे महान आलोचक है हमारे हिंदी साहित्य के, उन्होंने छायावाद संबंधी विवेचन में कहा कि जो छायावाद है, ये छायावाद अनुकरण पर आधारित है। अब आगे उन्होंने बताया कि अनुकरण पर कैसे आधारित है। तो जिस प्रकार पुनर्जागरण की शुरुआत, यूरोपीय पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होती है, उसी प्रकार भारतीय पुनर्जागरण, या जिसे नवजागरण भी कहा जाता है, अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं, उसकी शुरुआत बंगाल में हुई। और जो छायावाद है उसका संबंध वहां से जोड़ते हैं कि बंगाल में जब पुनर्जागरण हुआ तो जो ईसाई संतों से बात कर रहे हैं, जो ईसाई संत वहां आए होंगे, तो ईसाई संत जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना के दौरान उन्हें ईश्वर की छाया का आभास होता है, जिसे फैंटेस्माटा कहते हैं। ये शब्द ध्यान में रखिए, फैंटेस्माटा, उसको छायाभास कहा जाता है। तो ईश्वर की जब प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, तो उनको ईश्वर की छाया का आभास होता है। ये ईसाई संतों की छायाभास, फैंटेस्माटा शब्द हुआ। और इस तरीके की आध्यात्मिक अनुभूति या आध्यात्मिक छाया का भान रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं में दिखाई देता है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। पहली बार जो यूरोप का जो फैंटेस्माटा था, आध्यात्मिक छायाभास या आध्यात्मिक अनुभूति, वो रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं में दिखाई देती है। और हिंदी के जो कवि हैं छायावाद के, वो सब रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का नकल किए और जो उनका नकल है या अनुकरण है, उस नाम, छायावाद नाम से एक आंदोलन चला दी। तो इस तरीके से बंगाल के रास्ते जो छायाभास आया या नकल की बात आई या अनुकरण की बात आई, रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता या ईसाई संतों के फैंटेस्माटा का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से दिखा है। उनकी कविताओं
का जो अनुकरण छायावाद के कवि किए और यही छायावाद है, ये शुक्ल जी का स्पष्ट रूप से मानना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह मानना है कि कविता की भावों की छाया यदि कहीं और जाकर पड़े, जो कवियों की मन की भावना है, कविताओं की भावना है, वो कहीं और जाकर पड़े तो उसको छायावाद कहते हैं। ये अपने विचार रखे। आगे जब चलते हैं तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पहले ऐसे आलोचक हुए जिन्होंने छायावाद पर उदारता पूर्वक विचार किया। अभी तक जितने लोग थे उनके विचार छायावाद के प्रति बड़े दुराग्रह से भरे हुए थे, बड़े कठोर ढंग से उन्होंने छायावाद पर विचार किया। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ने बड़े उदार ढंग से विचार करते हुए ये बताया कि छायावाद की जो प्रेरणा है वो मानवीय और सांस्कृतिक है, और छायावाद में जो रहस्यवाद है वो आधुनिक रहस्यवाद है। वो भक्तिकालीन या उस तरीके का रहस्यवाद नहीं है जो पारलौकिक दुनिया की तरफ हमको ले जाए। तो युग विशेष से जुड़ा हुआ है और इसका जो संदर्भ है वो मानवीय है, सांस्कृतिक है, ऐसा नंद दुलारे वाजपेयी जी का कहना है। अगले आलोचक आए डॉक्टर नगेंद्र साहब। उनका कहना था कि छायावाद की जो पूरी कविता का विन्यास है वो कविता जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अर्थात इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पहले द्विवेदी युग की तरफ जाना होगा कि द्विवेदी युग की कविता जो है वो स्थूल है, इनका मानना था, और छायावाद की कविता जो है सूक्ष्म है। अब स्थूल और सूक्ष्म को भी समझना पड़ेगा। डॉक्टर नगेंद्र यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं अपनी परिभाषा में कि द्विवेदी युग की कविता स्थूल है। स्थूल मतलब इतिवृत्तात्मक, इतिवृत्तात्मक मतलब इतिहास से प्रभावित है। उनके जो विषय लिए गए हैं वो सभी इतिहास से ज्यादा संबंधित है, और वे जो वर्णन करते हैं उसमें अमिधा ज्यादा प्रधान है, सीधी बात कहते हैं। अनुभूति के स्तर पर उस तरीके से सूक्ष्मता पूर्वक बातें कविता में नहीं की गई है, और किसी भी कविता का जो मानदंड है नगेंद्र के लिए वो अनुभूति के स्तर पर रखते हैं। इसीलिए जो छायावाद की कविता है वो सूक्ष्म कविता है। सूक्ष्म मतलब अनुभूति की प्रधानता, तन्मयता की प्रधानता, और वो कहते हैं कि छायावाद के लिए क्योंकि अनुभूति परक कविताएं थी, इतिवृत्तात्मकता से निकलकर अनुभूति की यात्रा करती है छायावाद की कविता, और उस अनुभूति प्रधानता के लिए वो सीधी सीधी अमिधा परक खड़ी बोली को नहीं अपनाते, अपितु एक ऐसी खड़ी बोली को अपनाते हैं जिसमें वो तत्सम शब्दों को भरते हैं, और तत्सम शब्दों और लोक के शब्दों को भरकर एक नई काव्य भाषा रचते हैं, और उस नई काव्य भाषा में अनुभूति की प्रधानता है। इसलिए छायावाद की कविता सूक्ष्म है, ये कहना है आपके नगेंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का, जिसकी बात हम कर रहे थे। बाद में शांति प्रिय द्विवेदी जी की जो निबंध संकलन है संचारणी, उसमें शांति प्रिय द्विवेदी जी ने पहली बार कहा कि जो छायावाद का जो दौर है, जो छायावाद है साहित्य के क्षेत्र में, वह गांधीवाद का काव्यानुवाद है। अर्थात साहित्य में जो छायावाद चल रहा है राजनीति के क्षेत्र में, वो गांधीवाद चल रहा है। तो पहली बार शांति प्रिय द्विवेदी जी ने छायावादी साहित्यिक आंदोलन को उस समय के राजनीतिक आंदोलन से जोड़ दिया, गांधीवाद से उन्होंने जोड़ा। बाद में छायावाद नाम की एक किताब आई, और जिसके लेखक थे नामवर सिंह। उन्होंने छायावाद का युग संदर्भ से जोड़कर और सभी विशेषताओं से जोड़कर एक पुष्ट विवेचन किया, जिसे एक आधिकारिक विवेचन माना जाता है। उनकी किताब का नाम ही है छायावाद, और उस छायावाद में उन्होंने आधिकारिक तौर पर पूरे विवेचन के साथ ये दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। नामवर जी की परिभाषा में मुक्ति केंद्र में है, स्वाधीनता केंद्र में है, और रूढ़ियों से मुक्ति की उन्होंने बात किया जो समाज को कमजोर बना रही थी, और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता अर्थात अंग्रेजों से गुलामी की मुक्ति की बात उन्होंने किया।
तो युग संदर्भ से उन्होंने जोड़ा और पुष्ट विवेचन रखा। इस तरीके से जब पूरे छायावाद में जो आलोचकों की राय है, जो संवाद हुआ है छायावाद को लेकर आलोचकों के बीच, तो ये सबसे मान्य परिभाषा के रूप में आया कि छायावाद उस काव्य आंदोलन का नाम है जो एक और छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस तरीके से हम छायावाद को नामकरण को हम समझ सकते हैं। अब आते हैं हम छायावाद के समय क्या ऐसी परिस्थितियां थी जो छायावादी काव्यांदोलन को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा, और क्या ऐसी बातें थी जिससे पंत प्रसाद निराला और महादेवी की कविताएं स्वाधीनता आंदोलन से या अपने समय से जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि दक्षिण अफ्रीका से 1914 में गांधी जी का आगमन हुआ भारत में। उन्होंने पूरा देश घूमा। अपने उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा कि मोहनदास पहले पूरे भारत की यात्रा करो। उन्होंने देश की यात्रा किया और देश को जाना, और देश को जानने के बाद उनको लगा कि जो उस समय की जो सबसे मुखर आवाज थी हमारे देश की, कांग्रेस जो थी, तो कांग्रेस जो है एक मध्यवर्गीय चरित्र है कांग्रेस का, और केवल वो बौद्धिक तक ही अपनी पैठ रखता है। उसकी पैठ किसानों तक, मजदूरों तक, देश की स्त्रियों तक, अर्थात उसका चरित्र अखिल भारतीय नहीं है। इस बात को समझते हुए गांधी ये सोचते हैं कि जो भी आंदोलन होगा भारत में वो तभी सफल हो सकता है जब उसका चरित्र अखिल भारतीय हो। तो जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उस असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ किसान, स्त्रियां और सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए और राष्ट्रीय वाणी बन गई। असहयोग आंदोलन की जो वाणी था, जो चरित्र था, और राष्ट्रीय चरित्र का एक आंदोलन बना। और असहयोग आंदोलन के पहले जो अंग्रेजों का लगातार जलियांवाला बाग हत्याकांड हो या रोलेट एक्ट हो या उस समय की जितनी भी राजनीतिक घटनाक्रम देखते हैं, कहीं न कहीं भारत की मुक्ति की बातों को दबाने वाली थी। उन सब के प्रतिक्रिया स्वरूप असहयोग आंदोलन होता है। और उसी समय 1917 में लेनिन के नेतृत्व में जार शासन से रूस भी मुक्त होता है, और रूस से भी प्रेरणा लेते हैं भारत के लोग कि वे लोग जब संघर्ष करके उन गुलाम स्थितियों से मुक्त हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। एक और स्थिति आती है 1914 में, जो विश्व युद्ध शुरू होता है, उसमें साम्राज्यवादी देशों की हालत खराब हो जाती है। और साम्राज्यवादी देशों की जब हालत खराब होती है, श्वेत जो उनका अपने आप को बहुत ज्यादा सशक्त मानते थे, पूरी श्वेत जातियां, उनकी हार होती है। तो उस हार में लोगों को ऐसा लगता है, भारत के लोगों को, कि इनकी जो श्रेष्ठता है, बोध है, वो टूटा है। तो एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो रूस का घटनाक्रम, रूस की जो क्रांति है, असहयोग आंदोलन है, मोपला विद्रोह है, तो ये सबको जब हम देखते हैं तो देश का चरित्र ऐसा लगता है, पूरे भारत का चरित्र, कि वो मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। तो जो मुक्ति की छटपटाहट है राजनीति के क्षेत्र में, वह कविता के क्षेत्र में दिखाई देती है। और जो पूरी कविताओं में जो बिंब आते हैं, वो पूरे बिंब और पूरी प्रतीक स्वतंत्रता के हैं। एक छोटी सी पंक्ति देखते हैं, निराला लिखते हैं कि वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। तो स्वाधीनता की बात कर रहे हैं निराला। प्रसाद अपने नाटकों में कह रहे हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती।
तो एक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए एक नया वातावरण तैयार होता है। तो परिस्थितियां भी मुक्ति के लिए बन रही थी। और छायावाद के नामकरण के बारे में भी आपने जाना। धन्यवाद।